और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल पहले एक मोनार्की था, मतलब यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। जैसे हमने बात करी बांग्लादेश और पाकिस्तान में, इनमें क्या था कि पावर बार बार शिफ्ट हो रही थी। कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही थी तो कभी मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो रहा था। वैसे ही नेपाल में भी सेम कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में पावर जगल हो रही थी। नेपाल के राजा ने आर्मी की मदद से कंट्रोल जमाया हुआ था अपना गवर्नमेंट के ऊपर, और डेमोक्रेसी को फैलने से भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था नेपाल में। मतलब जैसे ही कोई प्रोटेस्ट करता उसको वहीं की वहीं दबा दिया जाता। आखिरकार 1990 में राजा ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने देश में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इससे नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देश बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि रूल तो राजा ही करता है, लेकिन ये सब डिसाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे या फिर किस तरीके से हम पे रूल किया जाएगा। जो माओइस्ट थे नेपाल के, ये लोग रेबेल्स थे नेपाल के। इनका मानना था कि हमें हथियार उठाने हैं और हमें राजा को मारना है। तो इस वजह से वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए माओइस्ट के सिपाहियों के बीच में और राजा की जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनके बीच में। कुछ टाइम तक तो जो माओइस्ट थे या जो राजा की आर्मी थी या जो डेमोक्रेट्स थे, इनके बीच में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहे थे। इसी अनइवन सिचुएशन का फायदा उठाकर अप्रैल 2002 में राजा ने पार्लियामेंट अबोलिश कर दी और गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया। जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर आई थी वो भी कम्प्लीटली खत्म हो गई थी। अब दोबारा से नेपाल एक हार्डकोर मोनार्की देश बन गया था। 2006 के बाद कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुए डेमोक्रेसी को लेकर। 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट ने मिलकर नॉन वॉयलेंट मूवमेंट्स कंडक्ट कराए। हालांकि कई जगह पे वॉयलेंस हुए थे, लेकिन मोस्टली नॉन वॉयलेंट मूवमेंट्स ही थे। ये सब चल रहा था, लेकिन नेपाल में कुछ लोग नॉमिनल मोनार्की चाहते थे। नॉमिनल मोनार्की वैसा होता है जैसे ब्रिटेन में होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक रूल ही है, लेकिन उनका सुप्रीम लीडर उनकी रानी है। वैसे ये लोग भी चाहते थे कि हमारे देश में भी डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेटिक रूल हो, लेकिन हमारा सुप्रीम लीडर राजा ही हो, क्योंकि इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं अपने आप को पास से कनेक्ट करते थे। ये सब चल रहा था। इन्हीं बीच में इंडिया को ज़बरदस्ती लपेट लिया गया। जो माओइस्ट थे और जो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका वो इंडिया के रोल को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी, क्योंकि उनका मानना था कि फ्यूचर में इंडिया उनके काम में दखलंदाजी करेगा, क्योंकि इंडिया ने सपोर्ट किया था डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को 2006 में जो नेपाल में हुआ थे। अंततः 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन गया और 2015 में इसने अपना खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। जो क्लासेस और रिलीजन्स या फिर ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो लोगों की एथेनिसिटी के बेसिस पे जो सिविल वॉर सिचुएशन हुई थी श्रीलंका में, हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। जो फोर्सेस श्रीलंका की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी वहाँ पे, वो सिन्हाला कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी हमेशा। जैसे 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को एक अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था श्रीलंका की, और सिन्हाला कम्युनिटी के लिए अलग अलग रिजर्वेशंस भी अलॉट किए गए। जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ थी जैसे तमिल थे, उनके लिए कोई कंसेशन नहीं था। इसी वजह से जो तमिल थे श्रीलंका में वो नेग्लेक्टेड फील करने लगे। तमिल्स मतलब दोनों तमिल, जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो इंडियन माइग्रेटेड तमिल्स थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। इंडियन माइग्रेटेड तमिल्स वो लोग थे जिनके दादा परदादा काम करने के लिए श्रीलंका में गए थे लेबरर्स की तरह, और वहीं पे रहने लग गए, वहीं पे बस गए। जो ये सिस्टमेटिक तरीके से लेफ्ट आउट फील कराया जा रहा था तमिल्स को, इस वजह से मिलिट्री तमिल नेशनलिज्म का जन्म हुआ। मिलिट्री तमिल नेशनलिज्म मतलब तमिल्स ने हथियार उठा लिए और कहा कि हम अपने लिए खुद लड़ेंगे। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, या फिर लिट्टे भी बोला जाता है इसको। 1983 के बाद से ही वेपन वॉर चल रही है श्रीलंकन आर्मी और लिट्टे के बीच में। लिट्टे तमिल एलम के लिए डिमांड कर रही है, मतलब वो अलग देश बनाना चाहते हैं अपना तमिल्स के लिए, और सिन्हालाज के लिए श्रीलंका अलग से रहना देना चाहते हैं। श्रीलंका में ये सब चल रहा था, तो इंडिया में भी जो साउथ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु और केरला, इन्होंने प्रेशर डालना स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। कहा कि हमारे तमिल्स के ऊपर देखो कितना अत्याचार हो रहा है श्रीलंका के अंदर, तुम कुछ करते क्यों नहीं। इसी प्रेशर में आके इंडिया ने 1987 में एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपनी ट्रूप्स भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, श्रीलंका के अंदर सिचुएशन नॉर्मलाइज करने के लिए।
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ गई तो थी लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी के बीच में सिचुएशन नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके खुद वॉर में पड़ गई लिट्टे के साथ। 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया गया था बिना उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा किए ही। ये सब जो सिविल वॉर सिचुएशन श्रीलंका में हो रखी थी ये सब खत्म हुई 2009 में जाके, क्योंकि 2009 में लिट्टे खत्म हो गई थी बिल्कुल। श्रीलंका में सिविल वॉर या जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे इनके बावजूद भी श्रीलंका ने अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करी और हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिकॉर्ड करे। श्रीलंका उन कुछ एक कंट्रीज में से है जिन्होंने कंट्रोल किया सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर। श्रीलंका साउथ एशिया में ऐसी पहली कंट्री है जिसने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को सिविल वॉर के टाइम से ही, और इनफैक्ट आने वाले कई सालों तक श्रीलंका ने हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी मेंटेन किया था। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है वो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ही है। जब इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो कश्मीर इशू सबसे बड़ा रीजन है। इस इशू को सोल्व करने के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी लेकिन ये इशू सोल्व ही नहीं होता। और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो भाई इस कश्मीर इशू को सोल्व करने के ना कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर इशू को एक वोट बैंक की तरह यूज करती हैं और इन पॉलिटिक्स के चक्कर में ना कश्मीर की जो आम जनता है बेचारी वो मरती है। 1947 और 48 के वॉर में कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, जो पाकिस्तान के पास दे दिया कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा इंडिया के पास रहा। जो पाकिस्तान के पास चला गया उसका नाम दिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो इंडिया का प्रोविंस रह गया उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। और इन दोनों प्रोविंसेस को डिवाइड कर रही थी एक लाइन जिसका नाम था लाइन ऑफ कंट्रोल। और मैं बता दूं लाइन ऑफ कंट्रोल कोई परमानेंट डिमार्केशन लाइन नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर और एक्विजिशंस ऑफ वेपन। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो पाकिस्तान कहता है सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, इंडिया कहता है सियाचिन ग्लेशियर हमारा है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सबसे टॉप पॉइंट है ना इसको सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, कोई दुनिया में सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे भी बैटल हो सकती है। तो इंडिया इस पे खाली पेट्रोलिंग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है दिन का। एक्विजिशन ऑफ वेपन्स, तो वेपन्स की होड़ रहती है दोनों देशों के बीच में। जैसे 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए इंडिया ने पोखरन में, तो कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान में ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए चंगाई हिल्स में। इंटरनल अफेयर्स पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम करती है कि पाकिस्तान कश्मीरी मिलिटेंट्स की हेल्प करता है, उन्हें पैसे देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और उनको हथियार सप्लाई करता है ताकि ये लोग इंडिया में टेररिस्ट हमले कर सकें। 1985 से लेकर 1995 का जो टाइम पीरियड था उसमें खालिस्तानी मिलिटेंट्स की भी हेल्प करी थी पाकिस्तान में। खालिस्तानी मिलिटेंट्स वो लोग थे जो पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहते थे खालिस्तान करके। पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है और ये सब चीजें वो सीक्रेटली ऑपरेट करती है नेपाल और बांग्लादेश से। वहीं पाकिस्तान ब्लेम करता है कि इंडियन गवर्नमेंट और उसकी स्पाई एजेंसी सिंध और बलूचिस्तान में ट्रबल क्रिएट करती है। जैसे पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री रूल आ जाता है तो उस टाइम पे जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठती है वो सिंध और बलूचिस्तान से ही उठती है। तो पाकिस्तान को लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इनकी हेल्प इंडिया कर रहा है। दोनों देशों के बीच में पानी के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जैसे इंडस जो नदी है उसके पानी को लेकर पाकिस्तान कहता रहता है कि हमें पानी कम दिया जाता है, हमें पानी पूरा नहीं देते, इंडिया रोक लेता है अपने पास। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई दोनों देशों के बीच में। इसमें यह डिसाइड किया गया कि इंडिया रनिंग वाटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जितना यूज़ करना कर लेगा, बस उस पर स्टॉप नहीं लगाएगा, कहीं पे भी कोई डैम वगैरह नहीं बनाएगा, बस फ्लो होने देगा पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान में एक जगह है सर ग्रीक करके, रन ऑफ कच्छ में, ये यहाँ पे है। जैसे ये पाकिस्तान और ये गुजरात है, इस जगह को सर ग्रीक रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। ये एक जगह ऐसी है कि इस पे कोई भी बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं है दोनों देशों के बीच में। और ये जगह ऐसी है कि जैसे पानी का स्तर बढ़ता है ना तो ये बॉर्डर अंदर तक चले जाता है, जैसे ही पानी कम होता है तो बॉर्डर और बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पाकिस्तान कहता है कि ये पूरा एरिया हमारा है और इंडिया कहता है कि ये पूरा एरिया सिंध की तरफ से ये हमारा है। तो इस चीज़ को लेकर दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है जो आज तक सोल्व नहीं हो पाया, क्योंकि कोई सा भी देश मानने को तैयार ही नहीं है।